नमस्कार दोस्तों। अचानक पास हो जाना, अचानक दूर हो जाना, फिर उसके बाद तेरा एक दिन मजबूर हो जाना, किसी पत्थर का आईने से टकराना तमाशा है, अजूबा है किसी पत्थर का चकनाचूर हो जाना। मैं लानत भेजता हूं मुल्क की ऐसी तरक्की पर, किसानों का मुकद्दर हो जहां मजदूर हो जाना। बहुत देखा है पर ऐसा कभी देखा नहीं पहले, बहुत देखा है पर ऐसा कभी पहले देखा नहीं। किसी का इस कदर सत्ता के मद में चूर हो जाना, जहां ईमान की बातें हुआ करती थी, हैरत है वहां रिश्वत दलाली का भी एक दस्तूर हो जाना। अशुभ संकेत है जनतंत्र में ये साहबों का रुख, किसी का दर्द सुनना ही नहीं मगरूर हो जाना। ये अशोक रावत साहब की पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात सुन। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था। अब स्थापना दिवस को लेकर वो खुद कंफ्यूज होते हैं, कभी 42 बोलते थे, कभी 43 बोलते थे, कभी 44 बोलते थे। चलिए मैं इस पे नहीं जाता, मैं दूसरी चीज पे आता हूं। उस स्थापना दिवस जनता को जनता को नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, कार्यकर्ता भी कम ही थे, कार्यकर्ता भी नहीं थे, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों और वीआईपी वाली टीम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री से अधिक भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नजर आते हैं। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी सेवा के लिए, वह प्रचार से नहीं बनी है, वो किसी अखबारों के सुर्खियों से नहीं बनी है, वो टीवी चैनल्स के उससे नहीं बनी है। तो हुजूर, जब इसके आंकड़ों पर चर्चा होती तो हम देखते हैं 1980 से लेकर 2014 तक भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने प्रचार पर खर्च किया, यानी जब उसका स्थापना हुई उस दिन से लेकर 2014 तक उसने अपने प्रचार पे जो खर्च किया, सत्ता में रहने के दौरान और सत्ता से बाहर रहने के दौरान, सब जोड़ने के बाद नरेंद्र मोदी का जो एक साल में भारतीय जनता पार्टी का खर्च था प्रचार का, उसका आधा, यानी इतने सालों तक का जो प्रचार का खर्च है वो नरेंद्र मोदी के एक साल के खर्च का भी आधा है। अब आप समझ सकते हैं। चलिए छोड़िए, सत्ता की ही बात कर लें। 1991 जब भारत में सुधार लागू हुए, जनता दल सरकार गिर गई, कांग्रेस की सरकार आई, नरसिम्हा राव की सरकार। उस सरकार से लेकर 2014 यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, इसके बीच में तमाम सरकारें रही, अटल जी की भी रही, देवगौड़ा की भी रही, गुजराल की भी रही, तो बहुत सारी सरकारें रही। तो ऐसी स्थिति में इन सबका अमाउंट एक बार जोड़ लेते हैं और नरेंद्र मोदी सरकार के सिर्फ 8 सालों का जो प्रचार का खर्चा है, उनकी अपनी ब्रांडिंग का जो खर्चा है, वह इस पूरे खर्चे को मिला के उसका 8 गुना है। फिर गिना देता हूं, 8 गुना है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने प्रचार पर यह खर्च किया। यानी 1991 की प्रधानमंत्री हो या 2014 के प्रधानमंत्री हो, इस समय के सारे प्रधानमंत्रियों को जिस तरीके से उन्होंने खर्च किया, वो खर्च और सिर्फ नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग पर। आज जब नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं अखबारों और इन प्रचार के बूते नहीं हूं, तो हुजूर आप किसी पेट्रोल पंप पे चले जाइएगा, किसी अखबार को खोल लीजिएगा,
और किसी चैनल को खोल लीजिए, हर चौथा शख्स आपको यदि दिखेगा, जिसकी बात दिखेगी वो दिखेगा, वो नरेंद्र मोदी होगा। यानी नरेंद्र मोदी ही सरकार है, नरेंद्र मोदी ही देश है, नरेंद्र मोदी ही शायद भारत माता है। ऐसे वक्त में हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के वो शब्द याद था, जब उन्होंने भारत माता को लेकर के, देश को लेकर के जो कहा था, वो समझने वाला है। और वो बहुत बड़े शब्द थे, और उन शब्दों का आज भी मायने है, तब भी था। पंडित नेहरू ने कहा था, देश केवल कुछ पहाड़, नदियां, खेत या कुछ बड़े और छोटे कुछ गांव से नहीं होता है। देश इन सब से कहीं अधिक बड़ा है, और अंततः इसमें रहने वाले लोग ही देश होते हैं। इसलिए मैं प्रयास करता हूं कि भारत के लोगों को जैसे वे अतीत में थे और जैसे वे आज वर्तमान में हैं, समझने का प्रयास करूं। मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया है, सुदूर उत्तर से कन्याकुमारी के दक्षिण सिरे तक, सुदूर पश्चिम से भारत के इस सुदूर पूर्व तक, और लाखों लोगों को देखकर उनकी आंखों को झांकने की कोशिश कर रहा हूं, या जानने की कोशिश कर रहा हूं कि वे क्या महसूस करते हैं और वे क्या चाहते हैं। शायद मैं उन्हें कुछ हद तक समझने लगा हूं। 19 अक्टूबर 1952 भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू शिलांग में यह भाषण में अपने कहा था। आज हम देखते हैं पंडित नेहरू बगैर सुरक्षा के चलते थे, उनके साथ में इस तरह से तामझाम नहीं होता था जो आज आप नरेंद्र मोदी के साथ देखते। इससे आप समझिए। तो जब यह शब्द पंडित नेहरू के आते हैं तो पता चलता है। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी एक फोबिया का शिकार है, और यदि पूरी बात करें तो पूरी भारतीय जनता पार्टी शायद राहुल फोबिया का शिकार है, कांग्रेस फोबिया का शिकार है, और उससे ग्रसित है। कांग्रेस के आज कितने एमपी हैं? यदि लोकसभा की बात करें तो 50, और भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के मिलाकर 350। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 3 वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री प्रेस में आके रोना रोते हैं कि संसद नहीं चलने पा रही है। क्यों? कांग्रेस नहीं चलने दे रही। बजट सेशन का आखिरी दिन को भी कांग्रेस और उनके साथियों ने बहुत गलत तरीके से डिस्टर्ब किया, हाउस को चलने नहीं दिया, काले कपड़े पहन करके संसद का फिर से अपमान किया। ये बहुत देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था है। जैसे कांग्रेस के एक नेता कह रहे थे कि गांधी परिवार के लिए विशेष रूप से व्यवस्था करना चाहिए। जब कन्विक्शन हो गया, उनके लिए जब हियरिंग होते हैं तो वो चाहते हैं कि क्योंकि वो विशेष परिवार से आते हैं, इसके लिए उनके लिए अलग से व्यवस्था खड़ा करना चाहिए। ये एक तरीके से हमारे न्याय प्रणाली के ऊपर में भी ये प्रहार है। इस संसद का मान सम्मान को बनाए रखना चाहिए, लेकिन एक कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी को लेकर के कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों ने जो किया है, देश देख रहा है। अब आप समझिए, कांग्रेस से इतना डरते हैं कि संसद नहीं चला पा रहे, या सच्चाई ये है आप भाग रहे हैं क्योंकि आप गौतम अडानी के लिए काम करते हैं। उस गौतम अडानी के लिए जो क्या करता है, जो चाइना को अपने यहां बैठा लेता है, और चाइना को किस तरीके से बैठाता है ये समझने की जरूरत। और ये मैं नहीं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के ही राज्यसभा सदस्य रहे, आरएसएस के संघ से जुड़े हुए, बहुत बचपन से जुड़े हुए व्यक्ति सुब्रमण्यम स्वामी ने बात कही कि चीन के एजेंटों को किस तरीके से मुंद्रा पोर्ट में बैठाया हुआ है, किस तरीके से अडानी के जरिए चीन को पूरा सौंपा गया है, किस तरीके से इजराइल के ये जो राजदूत थे उन्हें किस तरीके से एडजस्ट किया गया है, और इजराइल का जो
बंदरगाह है उसमें किस तरीके से बैठाया गया है। सारी चीजें, कनेक्शन को आप देखेंगे तो इजराइल, चाइना और ये सारा कनेक्शन आपके सामने आ जाएगा। और चाइना के साथ मिलकर किस तरीके से हो रहा है, तभी चाइना लगातार हमारे देश की न सिर्फ 2000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की जमीन कब्जा कर चुका है, बल्कि उसने 2 दर्जन से अधिक स्थानों के नाम बदल दिए और वो चाइनीज नाम कर दिए। इससे आप समझ सकते हैं। एक गाना था शिकार पिक्चर का नाम भी सुनिए, शिकार। पर्दा है पर्दा, पर्दे को रहने दो, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। और परत दर परत पर्दा उठता जा रहा है और भेद खुलता जा रहा है। अब समझ में आया कि 19 जून को प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट क्यों दी थी, बिना पलक झपकाए झूठ इस देश से क्यों बोला था कि कोई घुसा हुआ नहीं है। क्योंकि अगर क्लीन चिट नहीं देते तो ये टिंग साहब अडानी जी के साथ मिलकर व्यापार कैसे करते, इनकी कंपनी अडानी जी की प्रेमिसेस से कैसे चलती, इनका हर इंफ्रास्ट्रक्चर में हस्तक्षेप कैसे होता। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है, ना चीन पर ना अडानी पर, क्योंकि ये परतें दर परतें अब खुलती जा रही हैं। आप बचाना चीन को भी चाहते थे, आप बचाना अडानी को भी चाहते थे। असलियत यह है कि आपका मुखौटा, आपका मास्क उतर चुका है। 18 बार आप चीन से मिलते हैं, बताइए क्या बातें होती हैं आपकी। चीन अतिक्रमण क्यों कर रहा है, चीन जगहों का नाम क्यों बदल रहा है, चीन के साथ आप व्यापार क्यों बढ़ा रहे हैं, चीन को आप सबसे बड़ा व्यापार पार्टनर बनाते हैं और यहां पर लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए 2-4 ऐप बैन कर देते हैं। क्या आज सवाल पूछना नहीं बनता कि जब चीन इतनी धृष्टता कर रहा है तो हम अडानी के हैं कौन से ज्यादा बड़ा सवाल इस समय देश के सामने दूसरा कौन सा है। लगातार चीन उनके साथ व्यापार कर रहा है। एक चीनी कंपनी इस देश के पोर्ट्स में, इस देश के एयरपोर्ट्स में, इस देश के रेलवे ट्रैक में, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में घुसी हुई है और सरकार को चिंता ही नहीं है, सरकार पता ही नहीं करना चाहती है, कोई जांच नहीं करना चाहती। और जो सवाल मेरे नेता पूछते हैं वो सवाल तो लगातार दोहराया जाएगा, ये 20,000 करोड़ किसके हैं, क्योंकि ये एक अमर प्रेम कथा है। मोदी, चीन और अडानी इसके मुख्य किरदार है और ये टोटली एंटी नेशनल, देश विरोधी, देशद्रोही एक्टिविटी है जिसका संज्ञान मोदी सरकार रखने की हिम्मत नहीं करती है। अगर ये डरते नहीं तो इन बातों का जवाब देते, इस पर जांच कराते और राहुल जी की सदस्यता खत्म नहीं करते। एक उद्योगपति और जो उद्योग भी नहीं चलाता है, वास्तव में भारत सरकार के भूमि, भारत सरकार के तमाम पीएसयूज और भारत सरकार की चीजों पर कब्जा कर उनके जरिए नोट कमाता है और उसको आप बचाने के लिए, उसके काले कारनामों को ढकने के लिए आप ये सब करते हैं। क्यों? क्या आपकी हिस्सेदारी है? और किस तरीके से हिंद महासागर में चाइना की आपने घुसपैठ करा दी है, पूरी तरीके से उनको एंट्री दे दी है। और इन सब चीजों को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने पूरे डिटेल दिए कि किस तरीके से जिनपिंग के साथ आप जाकर के पूरी मुलाकात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, मनीष तिवारी, कि किस तरीके से आप 19 बार चीन के राष्ट्रपति से जाकर मिले, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं, जो 70 साल में नहीं हुआ था वो आपने कर डाला। चाइना ने हमारे देश में सरदार पटेल की मूर्ति जो प्राइड के नाम पर बनाई गई वो चाइना बनाता है। गजब है, आपके देश में बनाने वाले नहीं है। तो इस तरह की स्थिति है। लद्दाख में जिस तरीके से 2020 में हमारे 20 सैनिकों को मार डाला गया, प्रधानमंत्री को कुछ दिखता नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स बैंक के चेयरमैन बनाने के लिए कहा था और उसमें क्या हुआ था? जिस तरीके की स्थितियां हमारे सामने हैं, तो बहुत सारी चीजें, जिस तरीके से एक साजिश रची जाती है, जिस तरीके से सब होता है। अडानी ग्रुप के एक फ्रेंच पार्टनर है सीएमए टर्मिनल, और चीन की कंपनी चाइनीज जो है मर्चेंट ग्रुप, उसके टर्मिनल के ओनरशिप
हस्तांतरित करने का करार हुआ। क्यों भाई, यह करार कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसके अलावा हमने आपने देखा है किस तरीके से लूट मची हुई है, और उस लूट को समझने वाला है। और जब उस लूट की बात होती है तो आप समझ सकते हैं। तो राहुल गांधी के फोबिया में फंसी, या कांग्रेस के फोबिया में फंसी भारतीय जनता पार्टी देश को किस तरीके से बर्बादी में ढकेलती है, वह सामने आता है। अपने विरोधियों से निपटने के लिए वो किस तरीके से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, वह भी हमने देख लिया है। वो हमें अब किसी सबूत की जरूरत नहीं है। आज तो जहां ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की बात आती है तो लोग पूछ लेते हैं कि क्या ये विपक्ष में है, यानी कार्रवाई तभी होगी जब आप विपक्ष में हो। और भारतीय जनता पार्टी के का दर्द यह है कि उसने राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए 16,000 करोड़ रुपए खर्च किए, और पूरी अपने करोड़ों जो भारतीय जनता पार्टी के उनके कार्यकर्ता हैं, वो दावा करते हैं उनके समर्थक हैं, उनके जरिए ट्रोल कराया, उनके जरिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलाया। इन सब के बाद भी राहुल गांधी सबसे बड़े विपक्ष के नेता के तौर पे उभरे, और यह पूरी दुनिया मानती है। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री ने चंद दिन पहले ही कहा, सीबीआई के सम्मेलन में भ्रष्टाचार में लिप्त नेता एक साथ एक मंच पे आ गए हैं। कुछ दलों के भ्रष्टाचारी बचाओ आंदोलन छेड़ा हुआ है। आप समझिए, हेमंत विश्वा शर्मा जो भ्रष्टाचारी थे और उन पर आपने ही सबसे बड़ा एक कार्ड खेला था, आज वो किसके मुख्यमंत्री? भारतीय जनता पार्टी के। कोनार्ड संगमा जो भ्रष्टाचारी थे, आज किसके मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं? आपके। नारायण राणे आज किसके मंत्री हैं? आपके। प्रताप सारनिक, शुभेंदु अधिकारी, यशवंत, जामिनी जाधव, भावना गावली, आप ये किसके हैं? सब आपके हैं। तो साहब, जब ये सारे भ्रष्टाचारी आपके हैं तो आप समझिए, अजीत पवार को आपने किस तरीके से सत्ता गिराने के लिए जब अपने में कराया तो उनका भ्रष्टाचार का केस बंद किया, वो किससे छिपा है? आप बताइए। एकनाथ शिंदे पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, 83 करोड़ की जमीन 2 करोड़ में दे दी, इस पर आप बताइए क्या करेंगे? हाईकोर्ट में याचिका दायर है। तो भ्रष्टाचार का मामला है। और राहुल गांधी जो बार बार आपसे पूछ देते हैं, जिससे आपकी हवा खराब होती है, कि आखिर सेल कंपनियों के जरिए जो 20,000 करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में लगाए गए, आपके शासन में लगाए गए, वो किसके? तब आपकी हालत खराब हो जाती है। फिर जब सवाल कर दिया जाता है कि आप जब 2G का मामला उठाते हैं, दूसरा मामला उठाते हैं, तो उन सब में क्लीन चिट तो आपने दी, आपकी सरकार में दी गई। सारे घोटाले के जितने आरोप लगे, सब में आपने बचाया। कोर्ट में आपने कहा कि कोई सबूत नहीं है। कल्पना कीजिए। और आपका 5G का घोटाला क्या है? 2,80,000 करोड़ रुपए का। कल्पना करिए, इससे बड़ा तो घोटाला ही नहीं हुआ था। जो आप आरोप 2G का लगाते हैं, उसमें जिसने अनुमान लगाया था उसने कह दिया, माफी मांग ली कि साहब ये घोटाला था ही नहीं, ये तो हमारा एक अनुमान था कि यदि ऐसा होता तो ऐसा होता, और यही कह के कोर्ट ने बरी कर दिया सब कि घोटाला हुआ ही नहीं था। 176 लाख करोड़ का, और आपका 280 लाख करोड़ रुपए का क्या है? 2.8 लाख करोड़ रुपए का जो आपका घोटाला है, उस पर क्या बात करें? फिर बाकी चाइना को आप सौंप ही रहे हैं, इस पर तो अब मेरा कुछ कहना बनता ही नहीं, जिस तरीके से आपने किया है। दूसरी तरफ आप लोकतंत्र की भी हत्या करते हैं और कहते हैं कि लोकतंत्र आप बचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल आपको लताड़ दिया, कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता होना महत्वपूर्ण है, लोकतांत्रिक गणराज्य की मजबूती के लिए बेहद जरूरी है, और आपने एक चैनल को वो कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो आपके हिसाब से नहीं चल रहा, और जो आपके हिसाब से नहीं चलता उसे आप खत्म कर देंगे। यह आपकी नीति है। आप देखिए,
राफेल घोटाला हुआ, अनिल अंबानी को आपने बचाने के लिए क्या से क्या नहीं किया। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो एचएल है उसमें तयशुदा ठेके रद्द कर किस तरीके से उन्हें सौंपा। पेगासस जासूसी के मामले का सारी चीजें सामने आ चुकी हैं, उसमें जो आप अब खरीद कर रहे हैं वो किससे छुपा हुआ है। मीडिया चैनलों की आप जुबान बंद करने, अदालतों को डराने और सबका जो काम कर रहे हैं उससे क्या होगा। कैसे सील बंद लिफाफों का आपने एक चलन शुरू किया है जिसको लेकर हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने आपको जमकर लताड़ा है। पूर्व कुछ सीजीआई ने इसे स्वीकार किया, क्यों? क्योंकि वो आपसे लाभ लेना चाहते थे और उन्हें आपने लाभ दिया। किसी को राज्यसभा पहुंचाया, किसी को किसी का चेयरमैन बनाया। तो यह स्थिति है। इसके बाद किन परिस्थितियों में आपने सारे खेल किए, वो सब चीजें जब सामने आती हैं, आपने मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरीके से एक महिला की जासूसी कराई और फिर उसके साथ क्या क्या हुआ और क्या नहीं है, यौन शोषण से लेके तमाम आरोप सीधे आप पर ही है नरेंद्र मोदी जी। उनके जवाब हैं क्या आपके पास? और यदि हैं तो सार्वजनिक कीजिए। तो शायद आपकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के साथ खड़े, आप यौन शोषण करने वालों के साथ खड़े, आप देश को बेचने वालों के साथ खड़े हैं और आप देश पर चीन जैसी शक्तियों का कब्जा कराने में खड़े हुए और उनकी बैकडोर एंट्री करा रहे हैं इस देश के तमाम सारे संस्थानों, तमाम सारी कंपनियों, और उसके जरिए आपके चुनाव पर, आपकी ब्रांडिंग पर और सब पर खर्चा होता है। तो आप सिर्फ प्रचार के बूते खड़े हैं और झूठे प्रचार के जरिए अपने आप को महामानव दिखाना चाहते हैं। बस यही सब है। इसीलिए आप राहुल फोबिया से ग्रसित हैं, कांग्रेस से ग्रसित हैं और तमाम चीजों को कोर्स से निकाल देते हैं, पढ़ाई से निकाल देते हैं, सच को छिपाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनकी बराबरी नहीं कर सकते, उनके आसपास भी नहीं फटक सकते, उनके बराबर तो बहुत बड़ी बात, उनके पांव के धोवन भी नहीं बन सकते। और जब नहीं बन सकते तो आप ऐसी हरकतें करते हैं। तब ही मणिशंकर अय्यर को यह कहना पड़ता है कि मोदी एक नीच आदमी। यही वजह है, इसको समझने की जरूरत। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबसे आग्रह करता हूं, सच को जानिए, पहचानिए, क्योंकि सच ही है जो आपको बचाएगा, नहीं तो आपका, आपके परिवार का, सबका भविष्य बर्बाद करेगा। और भविष्य बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े अच्छे ढंग से करते हैं। इसलिए जब राजस्थान में सरकारी स्कूल, अंग्रेजी का अच्छा स्कूल बनाया जा रहा होता है तो उसे रुकवाने के लिए खुद देश के लोकसभा अध्यक्ष जाते हैं, फोन कराते हैं, सब कुछ सामने है। इसके साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।